दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग क्या है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग हम लोग कैसे निकालते हैं? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का करेक्ट आंसर क्या है? जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन कम्युनिटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज के अपने इस इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्लासेस में आइए आज के अपने इस इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्लास में हम लोग कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखना शुरू करते हैं। वोकैब के अपने सेशन को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग यहाँ पे 2006 के इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आज के इस पहले क्वेश्चन की तरफ लेकर आपको चलते हैं। और देखिए यहाँ पे आज का ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हम सबों को एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? तो सारे के सारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, उसमें से बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेट में दिखाई देंगे और बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे अंडरलाइन किए हुए अर्थात सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पार्ट के तौर पे आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? जबकि आप इनके नीचे चलिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का नहीं है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जनरली ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट होता है या बोल्ड लेटर में लिखा हुआ पार्ट होता है या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ पार्ट होता है, ये सब जो होते हैं जनरली नो इम्प्रूवमेंट के सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है? बट इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेक्शन में भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना, इन सभी परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना है, ठीक है? चलिए यहाँ से चलते हैं आगे हम लोग और इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल। टू डाई इन हार्नेस। अब देखिए इसको समझने के लिए एक इमेज का मदद हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो घोड़ा है ये रथ में लगा हुआ है, कैरियट में ये लगा हुआ है, ठीक है? और देखिए घोड़े में ये लगाम लगा होता है। लगाम यानी कि वो जो एक रस्सी होती है जो उसके मुंह में फंसी होती है, उसको कहते हैं रेन। इंग्लिश में कहते हैं रेन, REIN, ठीक है? रेन। रेन का मतलब लगाम, ठीक है? रेन का मतलब होता है शासन, रेन का मतलब होता है बागडोर, ये भी इसका मीनिंग होता है, ठीक है? तो ये रेन होता है, ठीक है? अब ये लगाम उसके मुंह में कब लगा कर रखा जाता है? जब उस घोड़े से काम लेना होता है, चलाना होता है, उसको दौड़ाना होता है, उससे काम लेना होता है, ठीक है? लेकिन जब घोड़ा आराम कर रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, घूम रहा हो, चर रहा हो, तो उस समय उसके मुंह से लगाम निकाल लिया जाता है, ठीक है दोस्तों? बात समझ में आई? अब जरा यहाँ पे आइए, टू डाई, डाई मतलब मरना, हार्नेस, हार्नेस में मरना। तो हार्नेस कब लगा होता है? जब वो काम में होता है। तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या हुआ? काम करते हुए मरना। यानी कि जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाते हुए मान लीजिए कुछ हो गया, ठीक है? और मेरी मौत हो गई, तो आप हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं टू डाई इन हार्नेस। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके ऑप्शन की तरफ चलते ऑप्शन में राइडिंग अ हॉर्स मतलब घोड़े की सवारी करना, इन अ स्टेबल मतलब घोड़ा जो अपने अस्तबल में होता है, जहाँ पे घोड़ा का रखने का जगह होता है, जहाँ पे घोड़ा रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? घोड़े के रहने के स्थान को कहते हैं अस्तबल, ठीक है? इन अ यूनिफॉर्म यानी कि एक यूनिफॉर्म में होना, ठीक है? स्टिल इन सर्विस यानी कि अभी भी सर्विस में होना। तो कब मरा है भाई? तो जब वो सर्विस में था। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा टू कीप अंडर रैप। रैप क्या होता है भाई? जैसे आप किसी को किसी बर्थडे पे, किसी के बर्थडे पे आप कोई गिफ्ट देने जाते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए आपने जो भी खरीदा है वो एक डब्बे में आपको मिलता है, आप उसको क्या करते हैं? रैप करवाते हैं, गिफ्ट को पैक करवाते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप जाते हैं गिफ्ट को पैक कराने, वो इंसान क्या करता है? उसको प्लास्टिक के कवर से ढक देता है, हाँ या ना? तो रैप का मतलब होता है ढकना, अंडर का मतलब होता है नीचे, कीप का मतलब होता है रखना, ठीक है? यानी रैप के अंदर क्या है, अब आपको पता चलेगा क्या ऊपर से देख के कि भाई इस गिफ्ट पैक के अंदर क्या है? ये आप आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है? चलिए चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग ऑप्शन को ढूँढने का प्रयास करते हैं। कवर्ड यानी ढका हुआ होना, प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षित, अनपैक्ड यानी कि खुला हुआ। तो रैप हुआ ही नहीं, ये तो ऑप्शन पहले ही बाहर चला गया, ठीक है? जो रैप्ड है वो पैक्ड है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट यानी छुपा हुआ होना, रहस्यमय होना। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज। आजादी के बाद जो भारतीय कृषि था वो बढ़ा। किस ओर बढ़ा भाई? लाइक अ फोनिक्स। अब सबसे पहले आप समझिए ये फोनिक्स होता क्या है? फोनिक्स क्या होता है भाई?
फोनिक्स कहते हैं जैसे कोई चीज़ बर्बाद हो गया, ठीक है, कोई चीज़ जल के भस्म हो गया, बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसका जो आखिरी अंश बचा हुआ था वहाँ से निकल के वो फिर से ग्रो कर जाए पहले की भांति या पहले से भी और ज़्यादा, इसको कहते हैं फोनिक्स, ठीक है। अब आ जाइए, इससे रिलेटेड हम लोग मीनिंग इसका ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को ऐसे वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखेंगे और इस तरीके से यदि आप खुद को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस बिना रटे भी याद होते चलेंगे, ठीक है। और आपका इंग्लिश अभी तक, या आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक होती है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, ऐसे उन सभी बच्चों को इंग्लिश से धीरे धीरे प्रेम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। लाइक ऑफ फोनिक्स मतलब जो भारतीय कृषि था वो बढ़ना शुरू किया। रोज का मतलब ग्रो करना, बढ़ना, फलना फूलना। लाइक ऑफ फोनिक्स यानी कि एकदम तेज रफ्तार से, ठीक है, यानी कि फिर से एक नए स्टाइल में जो बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था, वहां से फिर से अपने पुराने फॉर्मेट में या उससे भी बढ़िया फॉर्मेट में आ जाना। आइए चलते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग ऑप्शन को ढूंढते हैं। विथ अ न्यू लाइफ में भी हो सकता है, एक नए जीवन के साथ। विथ अ स्टार्ट, शुरुआत से ये होगा नहीं। विथ रॉयल गेट से तो ये भी नहीं होगा भाई। विथ वेंजियंस, तो वेंजियंस से ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या बना? तो हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। क्या बना? ऑप्शन नंबर ए बन गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज बीन, ठीक है, उसका जो असफलता था इलेक्शन में या इलेक्शन में, ये कैसा रहा भाई? सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, शोर। क्या दिखाई दे रहा है? शोर। शोर का मतलब क्या होता है? जख्म, घाव। क्या होता है? जख्म होता है, घाव होता है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, आपके शरीर में कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी इंसान को, जानवर को, उसके शरीर में कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई जख्म हो जाए, घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, ठीक है, तो उसको दर्द होता है कि नहीं होता है? जाहिर सी बात है, उसको पेन तो होगा भाई। अब आ जाइए, सूर पॉइंट विथ, अब ये जो जख्म वाला स्थान है, जख्म वाला जो पॉइंट है, ठीक है, विथ हिम फॉर अ लॉन्ग समथिंग समथिंग कुछ भी लिखा है। अब आ जाइए, हम चलते हैं जख्म से रिलेटेड, दर्द से रिलेटेड हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। समथिंग विच हर्ट्स, जो आपको दर्द देता है, ठीक है। समथिंग दैट ब्रिंग्स फियर, फियर का मतलब होता है भय, आपको भयभीत करता है, डराता है, ठीक है। तो जख्म या घाव आपको भयभीत नहीं करता, डराता नहीं है, वो कोई टाइगर नहीं है, ठीक है, न कोई स्नेक है। समथिंग मेमोरेबल, यादगार, वो यादगार भी नहीं होता यार, ठीक है। अब ये प्लेजरेबल, आनंददायक। अब ये बताइए, किसी को शोर हो जाए, जख्म हो जाए, घाव हो जाए, तो उसको आनंद आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर कैंसिल हो गया, यानी डी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक ही आंसर बचा हमारा, विच हर्ट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर बना इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्या बना? ऑप्शन नंबर ए बना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ। अब ये देखिए, जो वर्ज होता है, वर्ज कहिए, ब्रिंक कहिए, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? के कगार पर। क्या होता है? के कगार पर। जैसे जैसे हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कोई इंसान अपने छत पे खड़ा हो, ठीक है, कोई बच्चा हो, मान लीजिए बेवकूफ़ टाइप का बच्चा हो, जिसको ये सेंस नहीं हो कि छत से कूदेंगे तो हम जिएंगे कि मरेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो वहाँ पे खड़ा हो, या अक्सर आपको ऐसी चीज़ें फ़िल्मों में दिखाई देती है कि लड़का या लड़की कोई भी जो प्यार मोहब्बत में होते हैं, एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो मरने के लिए वो चला जाता है, और कहाँ खड़ा हो जाता है? तो पहाड़ के जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जहाँ से नीचे उसको एकदम खाई दिखाई देता है, ऐसे जगह पे किसी ऊँचे बिल्डिंग के छत पे चला जाता है, और उसका जो छत का रेलिंग होता है, जो बाउंड्री होती है, उस पे जाके वो खड़ा हो जाता है, और वहाँ से जैसे ही वो नीचे ने कूदने की सोचता है, तभी तक पीछे से आके कोई उसको आवाज़ दे देता है, ठीक है, उसका जो पार्टनर हो या कोई और व्यक्ति, और वो व्यक्ति रुक जाता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे थे? कहानी इसलिए सुना रहे थे कि जो व्यक्ति बाउंड्री पे खड़ा है, मान लो कि ये छत का बाउंड्री है, ये छत है, छत के बाउंड्री पे यहाँ पे खड़ा है कोई, ठीक है, यहाँ से वो नीचे ऐसे कूद जाएगा, तो नीचे जाएगा, सीधा सड़क पे ज़मीन पे जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग कैसी है? बहुत ऊँची होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, अब यहाँ से वो ऐसे गिरेगा तो नीचे मरेगा, और दूसरा कोई आके अब ये यहाँ से गिरने के तैयारी में है, ठीक है, कूदने की तैयारी में है, तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ। क्या कहते हैं? ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, यानी के कगार पर। यानी कि आप भी ऐसा कभी-कभी देखते होंगे कि आप में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से कोई ना कोई पेपर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? या आप में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, पहले से कई बार आप एसएससी को क्वालीफाई करते आ रहे हैं,
और आपका जो स्कोर है कहीं न कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रुक जा रहा है। यानी कि आप सक्सेस पाने के कगार पे हैं और ऐसी स्थिति पे जाके भी आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से बच्चा डेविएट हो जाता है, ठीक है? जबकि यहीं पे उसको कांस्टेंट रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे आप सफलता के कगार पर होते हैं। आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा और एफर्ट लगाइए, अगली बार आपका हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगली बार आपका जब होगा तो आपको अपना स्कोर हाई रखना होगा, ठीक है? ताकि आपको कोई अच्छा पोस्ट मिल सके, ठीक है? चलिए आ जाइए, तो ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है के कगार पर, तो सीधी बात है कि इसका मीनिंग क्या है? ये है, ठीक है? आगे कभी डिस्कस कर लें ऑन द आउटसेट ऑफ, देखिए एट द आउटसेट ऑफ, आउटसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग, ठीक है? बिगिनिंग, इनिशियल। मिडस्ट क्या होता है? बीच में। अब ये रिस्क, रिस्क होता है, ठीक है? तो ये हो गया शुरुआती अवस्था में, ये क्या हो गया? ये बीच की अवस्था में। तो ये सब नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑफ नो अवेल। अवेल का मतलब क्या होता है? अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। क्या? अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। अब नो अवेल मतलब हम उसका अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करेंगे। हम किसी भी चीज़ का अपने फ़ायदे के लिए कब यूज़ नहीं करेंगे? जब मुझे ये लगेगा कि ये जो चीज़ है ये मेरे काम की नहीं है। जैसे आपने गाना सुना था, ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं, ठीक है? ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं, तो जो आपके काम का नहीं होगा, आप उसको रिजेक्ट मार देंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अनसक्सेसफुल असफल होना, पोस्टपोन मतलब स्थगित कर देना, रोक देना, यूज़लेस, यूज़लेस यानी फालतू बेकार, डिलेड यानी क्या हो गया भाई? तो देर किया हुआ, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है बाय लीप्स एंड बाउंड, इसको तो हम बचपन से जानते हैं, दिन दुगना रात चौगुना, दिन दुगना रात चौगुना। अब ये कैसे होता है भाई? तो ये एक ही प्रकार से हो सकता है, इलीगल तरीके से। तो अब चाहे तरीका इलीगल हो या लीगल हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। किसी का प्रोग्रेस यदि बहुत तेज़ गति से होता है, तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ही इज़ इम्प्रूविंग, ही इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड, यानी काफ़ी तेज़ गति से। आ जाइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। रैपिडली हो सकता है तेज़ी से, स्लोली धीमे-धीमे ये होगा नहीं, धीरे-धीरे ये होगा नहीं, पीसफुली शांतिपूर्वक तरीके से, स्ट्रांगली मजबूती के साथ ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर एक ही है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आउट ऑफ द थिन एयर। अब ये एयर का मतलब क्या होता है? हवा, हवा से बाहर निकालना। मतलब क्या हो सकता है? एक तो हवा से कुछ बाहर हो नहीं सकता, फिर भी अचानक हवा से बाहर कुछ आपको कुछ आता हुआ दिखाई दिया। जैसे मान लीजिए आप कहीं गार्डन में बैठे हैं, आप कहीं छत पे अकेले किसी बात को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं या मौसम का मज़ा ले रहे हैं, ठीक है? तो मान लीजिए आप कहीं भी हो, पहाड़ की वादियों में हो, छत पे हो, घर में हो, कहीं भी हो, आप हवा का मज़ा ले रहे हैं, खुले वातावरण में हैं और अचानक से हवा के बाहर से, यानी कि जो आपका हवा दिखाई दे रहा था या हवा चल रहा था जिसका मज़ा आप ले रहे थे, उसमें से अचानक कुछ चीज़ बाहर आ जाए, आपके सामने प्रकट हो जाए, मतलब अचानक नर्वसनेस, सरप्राइज़ हो जाना, ठीक है? अचानक हो जाना, सरप्राइज़ हो जाना, इसी से रिलेटेड इसका कुछ मीनिंग आएगा। चलिए चलते हैं, अपीयर सडनली, अचानक से अपीयर हो जाना, दिखाई पड़ना, महसूस होना। डिसेंड ग्रेजुअली, धीरे-धीरे कम होना, घटना, ये भी नहीं होगा। फॉल डाउन क्विकली, तेज़ी से गिरना, ये भी नहीं होगा। एंटर फ्रॉम स्पेस, स्पेस से एंटर करना, ये भी नहीं होगा। भाई स्पेस की, अंतरिक्ष की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ही आंसर बचा हमारे पास। आंसर क्या बचा? आंसर बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से आगे। द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट केम एज़, अब न्यूज़ आया भाई एक्सीडेंट का, कैसे आया? अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। अब ये देखिए ब्लू है और ये बोल्ट है। अब बोल्ट क्या होता है भाई? जैसे हम लोग की गाड़ियाँ जो होती है उसमें नट बोल्ट तो होता ही है ना, ठीक है? आप बचपन में साइकिल चलाए थे, साइकिल में भी नट बोल्ट तो लगा ही होता है, ठीक है? अब जो नट बोल्ट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? लोहे का। लोहे का बना है तो वो कैसा होगा? कड़ा होगा। और ये जो ब्लू है, ब्लू क्या होता है? रंग होता है भाई, ठीक है? ब्लू क्या होता है? रंग होता है। जैसे होली में हम लोग अबीर गुलाल यूज़ करते हैं, तो जो अबीर गुलाल होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। तो मान लीजिए कि होली के टाइम में जो व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति हो जिसके हाथ में, या आप देखते होंगे कि सड़कों के किनारे ढेर सारे लोग अबीर गुलाल का ऐसे ढेर सारा ऊँचा-ऊँचा ऐसे पहाड़ टाइप का बना के बेच रहे होते हैं, सड़कों के किनारे बैठ के रंग अबीर गुलाल वो लोग बेच रहे होते हैं, ठीक है? आप कभी किसी व्यक्ति से खरीदने के लिए गए, आप उसके पास गए, बोले भैया 250 ग्राम दे दो, 1 पाव दे दो, ठीक है? ये वाला अबीर, ये वाला रंग वगैरह, वगैरह। अब वो व्यक्ति मान लीजिए कैसे हाथ उसमें लगाया, इस तरीके से हाथ अपना लगाया, ठीक है? और हाथ लगाया उसमें से निकालने के लिए, तो अबीर गुलाल निकालने के लिए वो जो अबीर गुलाल का माउंटेन बना हुआ था उसके अंदर वो ऐसे हाथ लगाया और उसके अंदर से उसको नट बोल्ट मिले, तो वो क्या हो जाएगा व्यक्ति? वो हो जाएगा सरप्राइज़्ड। क्या हो जाएगा? सरप्राइज़्ड हो जाएगा, पज़ल्ड हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा।
हाँ या ना? क्योंकि अबीर गुलाल के बीच से नट बोल्ट मिलना नहीं चाहिए। अब आ जाइए, चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ, आइए देखते हैं। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा चीज जिसके बारे में आशा नहीं किया गया था, ठीक है। समथिंग अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट से इसको कोई मतलब नहीं। समथिंग हॉरिबल, डरावना, भयभीत करने वाला, ये भी नहीं। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड इसके आधार पे ये हो सकता था। अनप्लेजेंट, अब ये अनप्लेजेंट से इसको कोई मतलब नहीं, तो सीधी बात है कि हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आश्चर्यचकित, अप्रत्याशित, जिसके बारे में सोचा नहीं गया था, क्योंकि अबीर गुलाल का ये जो ढेर होता है, माउंटेन उसका बना होता है, उसके बीच से नट बोल्ट मिले, इसके कहीं किसी ने कल्पना नहीं की होती, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे सामने। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन, पीपल दौड़े, भागे, कैसे भागे भाई, हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अस्त, क्या होता है, तो ये होता है अस्त। और स्केल्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यस्त। अब जरा सोचिए, यदि कहीं कोई बॉम्ब फटेगा, ये बॉम्ब क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, बॉम्ब फटा, तो बॉम्ब फटने के बाद अब लोग कैसे भागेंगे, एकदम अफरा तफरी में पैनिक होके भागेंगे, जैसे तैसे एकदम, कि अब लाइन बना के चलेगी पब्लिक, जरा सोचिए, डिसिप्लिन्ड वे में चलेगी, नहीं, सब रूल नियम कानून सब ताक पे, भागो भाई, भाग मिल्खा भाग, जैसे हो सके अपना जान बचा ले, ठीक है। चलिए तो चलते हैं इस दिशा में, आंसर की तरफ आते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। इन अ ग्रेट फियर, हो सकता है कि भयभीत होके भाग रहे हो भाई। इन अ डिसऑर्डरली हेस्ट, हाँ ये ज़्यादा बेहतर आंसर लगता है, जल्दबाजी में भागेंगे, भय में भागेंगे तो धीरे भी भाग सकते हैं, तेजी में भाग सकते हैं, इसका कोई पता नहीं। इन अ हेस्ट यानी कि तेज गति में भागना, तो इन हेस्ट नहीं होता, इन अ हेस्ट होता है, ठीक है। हेस्ट के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इन ग्रेट सॉरो, बहुत दुखी होके, तो ये होगा नहीं, और ये फियर होगा नहीं। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा इन डिसऑर्डरली हेस्ट, ठीक है। क्या बनेगा, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन आंसर बना इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आवर फाउंडर हैड डन अ हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क होता क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट, जैसे कोई बायो का विद्यार्थी हो, आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा हो सकता है जो बायो का हो, ठीक है। तो जो बायो के स्टूडेंट होते हैं, आमतौर पे देखिएगा, किसी एक स्टूडेंट को हम नहीं बोल रहे हैं, आप में से किसी बच्चे को यदि बुरा लगे तो भाई क्षमा कीजिएगा। देखिए, एक यूनिवर्सल बात है कि बायो जिसका अच्छा होता है, उसमें से बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं, रेयर केस में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा होगा, जिनका मैथ पे कमांड होगा, ठीक है। जैसे आर्ट्स का जो स्टूडेंट होता है, आर्ट्स यानी समझ रहे हैं, जो साइंस नहीं लेता है, जो कॉमर्स नहीं लेता है, जो आर्ट्स लेता है, ठीक है। तो उस स्टूडेंट का आप देखिएगा कि आमतौर पे मैथ वीक रहेगा, आमतौर पे क्या रहता है, मैथ उसका वीक रहता है। हम 100% बात नहीं कर रहे, जैसे सुपर 30 के एक हमारे जो सर हैं, या हम सबों के जो सुपर 30 वाले सर हैं, पटना के आनंद कुमार है, उनके बारे में आप सुनिएगा तो उनका बीए है, उनका एमए है, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और देखिए वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन है, बात समझ में आ रही है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, आम तौर पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हरकुलियन टास्क क्या होता है भाई, तो जो बायो का स्टूडेंट है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसके लिए आम तौर पे मैथ कैसा होता है, तो मैथ उसके लिए होता है डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट टास्क को ही, डिफिकल्ट को ही कहते हैं हरकुलियन, हरकुलियन का मतलब डिफिकल्ट, हरकुलियन का मतलब डिफिकल्ट, टास्क का मतलब काम, ठीक है। आज ये चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अ वर्क ऑफ नो वर्थ, एक ऐसा काम जो किसी काम के योग्य नहीं हो, जो किसी के यूज के लायक नहीं हो, ठीक है, जो किसी काम का नहीं हो, एक प्रकार से कह सकते हैं इसको यूजलेस। अगला, एन एफर्टलेस जॉब, जो बिना मेहनत का हो, बिना प्रयास का जॉब हो, ठीक है, जिसमें कोई काम नहीं हो, बस जाना है, बैठना है, टाइम पास करना है, आ जाना है, गवर्नमेंट जॉब टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट आगे, वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, मतलब एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा प्रयास की जरूरत हो। अगला है वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से इसको मतलब नहीं, इसको मतलब होता है कि शारीरिक मेहनत जिसमें बहुत ज़्यादा लगता हो। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है गॉड द सैक। अब सैक का मतलब क्या होता है, तो सैक का दो मीनिंग होता है। सैक का पहला मीनिंग होता है बोरी, जैसे चावल की जो बोरी होती है, दाल की बोरी, गेहूं की बोरी, आटा की बोरी, ठीक है, चीनी की बोरी, तो उसको भी कहते हैं सैक। और सैक का दूसरा मीनिंग वो हो गया नाउन के रूप में, बोरी जो है वो सैक का नाउन के रूप में मीनिंग हो गया। सैक का वर्ब के रूप में यदि यूज करें तो इसका मीनिंग होता है उसको ऑस्ट कर देना। क्या कर देना, ऑस्ट कर देना। सैक का मीनिंग क्या होता है, OUST, ऑस्ट, यानी थोड़े समय के लिए बाहर निकाल देना, उसको टीम से बाहर कर देना, या किसी भी प्लेस से हटा देना, रिमूव कर देना थोड़े समय के लिए, ठीक है। आज ये चलते हैं रिजाइन करना, रिजाइन करना यानी इस्तीफा दे देना, ये होगा नहीं। आज ये गेट रीड ऑफ, यानी कि किसी चीज से मुक्ति पा लेना, यहाँ मुक्ति नहीं पाना है भाई,
वॉज डिमोटेड फ्रॉम, किसी का डिमोशन कर देना, प्रोमोशन का उल्टा हो गया डिमोशन। ये भी नहीं, वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, उसको डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये हो गया हमारा रिलेटेड आंसर, यानी आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट